आपके अपने हर दिल अजीज नेता, जुझारू और संघर्षशील साथी भाई आदित्य चौटाला जी, आपके अपने समाज के एजुकेशन क्षेत्र के हीरे और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भाई नरसिंहराम बिश्नोई जी, गांव के सम्मानित सरपंच साहब और हमारे अपने समाज के बड़े नेता, हम सबको आशीर्वाद देने वाले, और मैं कहूँगा कि आज की दिन राजनीतिक क्षेत्र में शायद एकमात्र पूर्व विधायक बचे हैं जिनका आज भी हम सब लोगों को आशीर्वाद मिलता है। आदरणीय पूज्य बाबूजी हम सब लोगों के बीच में आशीर्वाद देने के लिए बैठे, आपके चरणों में सत सत प्रणाम बाबूजी। हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई कंबोज साहब, सम्मानित मंच भाई रणधीर सिंह जी, सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे चाचा ताऊ, बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी चाची, ताई, बहने, मेरे छायाकार पत्रकार दोस्तों, भाइयों, सबके चरणों में मेरी राम राम। दोस्तों, हम तो हरियाणा के आखिरी छोर पर आकर खड़े हुए हैं। 4 कदम चलेंगे राजस्थान शुरू हो जाएगा। आप इधर पे गिनती करोगे तो ये कहोगे कि हमारा हरियाणा यहाँ तो स्टार्ट होता है, मगर जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से तो हमारे लिए आखिरी छोर है। और जब भी किसी को सजा देनी होती है तो हमारी साइड के लोग बोलते हैं, क्या बोला भाई ये एसडीओ एंड पाड़ है, यूजेई गड़बड़ करे, इन्हें बोला काला वाली भेज दो, डब्बा वाली भेज दो। तो भाई आज मैं इस एरिए में आया और आप सब मान भाव के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। ये मेरी खुश नसीबी है कि आप जैसे व्यक्ति तो जिन लोगों के कारण समाज आगे बढ़ा है, जिन लोगों के मान सुधारक विचारक पैदा हुए, संतों की बदौलत हिंदुस्तान में अनेक प्रकार की अभूतपूर्व क्रांतियां वो हमारे समाज के सामने आई भी और आकर हमारे लोगों के जीवन को बदलने का भी काम किया। गुरु जम्बेश्वर जी की बात करेंगे, दुनिया के ऐसे चंद महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु पैदा हुए जिसकी एक लंबी चौड़ी श्रृंखला में उनके नाम को भी आदर के साथ लिया जाता है। गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी जैसे महान आध्यात्मिक संतों के साथ अगर इस देश में कुछ गिने चुने संतों का नाम आता है तो उसमें गुरु जम्बेश्वर जी भी उस माला के वैसे मोती हैं जिन्होंने इस समाज का आमूल चूल परिवर्तन करके हम लोगों को जीने की राह सिखाई। भाइयों, समय समय पर अनेक प्रकार की कुरीतियां समाज में आई और उन समाज में जब भी एक कुरीतियां आई है तो उनको पार निकालने के लिए और उस वक्त की चुनौती और चैलेंज को स्वीकार करके समाज को उससे पार लेके जाने के लिए परमात्मा किसी न किसी महान आत्मा का इस धरती पर अवतरण करता है। और ऐसे अवतरित महापुरुष जब ये हमारे इस धरती पर पैदा हुए तो उस समय समाज की कुरीतियों को उन्होंने जितनी बारीकी से देखा, समझा
और तब उस वक्त के समाज में यह निर्णय लेने का फैसला किया कि अगर हम लोग कुछ नियम बना के अनुशासन में रहकर अगर हमने अपने काम को सैद्धांतिक रूप से करने का विचार बना लिया तो हमारे समाज में ये कुरीतियां नहीं बचेंगे, ये बीमारियां नहीं बचेंगे और हम लोग प्रकृति को भी कुछ देने वाले बनेंगे। शायद कोई संत ऐसा होगा जिसने ये कहा हो कि हम लोगों को प्रकृति की सुरक्षा करने के लिए उसके लिए सबसे पहला काम कि हम लोग जंगल बढ़ाएंगे, हम लोग वन का संरक्षण करेंगे, हम लोग पेड़ पौधों के जरिए अपने समाज को सांस लेने के लायक बनाएंगे। अगर पेड़ ना होते तो आज हमारे फेफड़े भी खत्म हो चुके होते और जो पेड़ कट रहे हैं तो हमारे फेफड़े भी खराब हो रहे हैं। हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत किल्लत आ रही है। आज का हमारा अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो अगर हमारा समाज सही मायने में पेड़ों की सुरक्षा करता तो आज जिस तरह का टेम्परेचर हमारे वायुमंडल में है हमें इतने भयंकर इस मौसम की मार को झेलना नहीं पड़ता। आज बारिश भी नहीं होती, उसका भी कारण पेड़ है। आज मौसम खराब है, उसका भी नतीजा पेड़ों की कटाई और पेड़ों का ना उगना है। उस वक्त जब ये चुनौती हम लोगों के सामने किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तब उस वक्त के संत ने इस समाज का मार्गदर्शन करके हमारी पीढ़ियों को कहा होगा कि आप लोग पेड़ उगाओ और इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए अगर अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो उससे भी पीछे मत हटना। तभी कुलदीप जी बता रहे थे कि कितने ही सैकड़ों आदमियों ने अपनी शहादत खाली पेड़ों को बचाने के लिए और वनों को सुरक्षित रखने के लिए करके दिखाने का साहसिक कदम हमारे समाज के लोगों ने उठाया। भाइयों, यहाँ पर हम लोग हमारे यहाँ पशु पक्षी अगर हम लोग प्रकृति के सिद्धांत के खिलाफ चलेंगे तो कितने अनेक प्रकार के हमारे संकट जो जमीन पर हम लोगों को नजर तो नहीं आते मगर उसके बगैर हमारा काम भी नहीं चलता। कब गुरु महाराज ने चिंता की होगी कि हमारे जो बाकी जीव जंतु हैं इन जीव जंतुओं का भी संरक्षण करने की जिम्मेवारी अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग एक मरी हुई आत्मा के समान होंगे। इसलिए हमारी आत्मा जागृत रहे, हम जागृत समाज का हिस्सा है। इसलिए पशु पक्षी से लेके जीव जंतु तक की दया भाव के साथ हम लोग उनका भी संरक्षण करें, उनका भी भरण पोषण करें। यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है, सामाजिक जिम्मेवारी भी है और आध्यात्मिक जिम्मेवारी भी है। कितनी बड़ी सोच का महानायक और उस महानायक की संतान के बीच में आज मुझे खड़ा होके बोलने का आपने अवसर दिया। ऐसे महानायक की संतान के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाइयों, मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बीच में अभी भाई साहब कह रहे थे कुलदीप जी कि भाई यह आदित्य चौटाला, मैं तो बैठा बैठा हंस रहा था कि भाई चौधरी साहब बोल रहे कि भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया सेवा करने वाला है और जब भी मिलता है काम की बात करता है। मगर चौधरी साहब पिछली बार आप आगे गाँव में और ये आदित्य चौटाला लुढ़क गया। इनका मैं निवेदन कर रहा हूँ आपने कि इस बार जब आओ तो अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आना, ताकि इन लोगों की सेवा करने में ये शेर किसी तरह की कोताही ना बरते। मैं भी हरियाणा की राजनीति में और आज तो मंत्री के रूप में आप लोगों की सेवा करने का अवसर ये मुझे जो दिया है, तो मुझे जो काम करने की बात आई
तो मैं एक ऐसे समय में, एक ऐसे दौर में मंत्री बना जब हरियाणा प्रदेश में हमारी पंचायतें हम लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ के बैठी थी। जब आपके छोरे को, आपके भाई बेटे को आशीर्वाद मिला तो हमने आदरणीय नायब सैनी जी के साथ मिलके ये तय किया कि हम लोग 140 करोड़ लोगों के सपने को पूरा करने वाले हैं। 140 करोड़ लोगों का सपना आज इस विश्व की धरती पर एक ही है, और वो सपना है कि हम लोग भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाए। और सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए आज से पहले इस धरा पर किसी नेता ने संकल्प नहीं लिया, और जब तक किसी देश के राजनीतिक सोच मजबूत नहीं होते तब तक देश कमजोर रहते हैं। वो देश तरक्की, उन्नति, प्रगति ठीक से कर पाने में ये सक्षम नहीं होते। और इसी का कारण होता है कि अगर किसी देश की राजनीतिक सोच कमजोर हो, वहाँ पर समृद्धि कम होती है, वहाँ उन्नति तरक्की के रास्ते संकुचित हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। मगर जब आप सबके आशीर्वाद से इस देश में राजनीतिक मजबूत सोच और उस सोच का अपने आशीर्वाद दिया तो नतीजा ये निकला कि दुनिया का कोई भी देश आज भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। आज हाथ मिलाता है, गले में लगाता है, और हम आज 140 करोड़ लोग आज उस दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश की कमर भी, उसकी पीठ भी थपथपा कराते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं, ये पंचायत अगर मजबूत नहीं होंगे तो हम लोग अपने सपने को अच्छी तरह से साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने और नायब जी ने निर्णय लिया कि हम लोग अपनी पंचायतों को और ज्यादा मौलिक अधिकार देके, लोकतांत्रिक अधिकार देके, लोक शासन को चलाने के, उसको सुगम बनाने के और उसको समृद्धि की ओर लेके जाने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी चीजें हम लोग इनको उपलब्ध कराएंगे। हमारे निर्णय ने, हमारी सोच ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने बहुत बड़ी ताकत के साथ ये फैसला करने का अवसर दिया। और यह अवसर मुझे लगता है कि जब हम लोग एक संकल्प लेकर बैठे हैं, समय सीमा तय करके बैठे हैं कि जब हम लोग अपनी आज़ादी का 100वां साल बना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग एक एक कदम बहुत सोच समझकर, होश जोश के साथ हम लोग समृद्धि के सारे रास्ते खोलते हुए एक बड़ी सोच के साथ अपने भारत को एक नए दृष्टिकोण के साथ एक नव निर्माण वाला भारत, ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भी हो और जो समृद्ध भी हो और शक्तिशाली भी हो, ऐसे भारत के निर्माण में आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इसी आशीर्वाद के दम पर हम लोग हरियाणा का भी नक्शा बदल रहे हैं। भाइयों, गांव के विकास के लिए हमने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने अभी कुछ बात भाई साहब ने भी कही कि जी 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया ढांडा भाई जरूर देना, तू तो मेरा बड़ा भाई है। और बड़े भाई ने कह दिया तो छोटे की हिम्मत थोड़ी नहीं हो। हरियो आदित्य भी बड़ा, दोनों भाई बड़े भाइयों ने कहा कि 1 करोड़ दे दे। 1 करोड़ तो दे ही दे रहा हूँ, उसमें तो कोई चूक नहीं। आदित्य चौटाला अपने आप एस्टीमेट बनवा के भिजवाना, हमारा एक्शन यहीं पे बैठा है। जो भी काम 1 करोड़ रुपए तक के भाई उसका बना के एस्टीमेट फटाफट करके भिजवा लिए। एक बात तो ये, मगर मैं एक और बता दूं, हमारी सरकार ने विकास के नए रास्ते और ऐसे रास्ते कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। अरे भाई, जब हमारी सरकार बने 14 में तो हरियाणा प्रदेश का
600 करोड़ रुपए का बजट था। गांव 7,000 के ऊपर रुपये दे थे 600 करोड़ और कहते थे कि हमने हरियाणा का नक्शा बदल दिया। हम 2014 में हरियाणा में जब पहली बार सरकार बना के बैठे, हमने 3900 करोड़ रुपए का 2900 करोड़ का बजट था और आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो 7,200 करोड़ का बजट, उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी बजट में से अभी आपके गांव का एक गिरणी 4 करोड़ 60 लाख रुपए की, उसका भी आपके गांव में बहुत जल्दी युवा आदित्य चौटाला नारियल तोड़ के शुरुआत करने वाला है। भाइयों, वो पैसा मंजूर भी हो गया। आपकी गिरणी वो आ गई है 4 करोड़ 60 लाख। अरे कोई सोचा करता, कोई नेता भी आया करता तो हम लोग ज्यादा तो ज्यादा टूट पड़ा करते, बोला जी 11 लाख दे दो, 21 लाख दे दो। हमारा एक्शन अभी मैंने बताया क्या गया कान में, साहब 45 लाख से ज्यादा की तो हमने हरे गांव की पीढ़ी पर लाइट लगवा दी। लाइट ये लोग आया करते, ये कहा करते कि भाई इतने दे दो जी बड़ी मेहरबानी होगी, इतने दे दो जी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी सरकार ने विकास के लिए खजाना पूरा खोल रखा और बराबर में हमारा तो बेटा है, भाई है, बहुए भी समय मैंने तो उससे भी कहा कि बेटा चिंता मत कर, तू भी शान हमारे समाज की, उभरता हुआ छोरा है, कमर के ऊपर हाथ है। बापू भी समझदार नेता, माँ भी बढ़िया समझदार नेता। अरे भाई दादा हिंदू हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा शानदार नेता राजा रहा। और भाई उस व्यक्ति के नाम से और जब कहीं भी कोई काम होता है और चौधरी साहब की अगर प्रतिमा ना लगे तो भी बात ठीक नहीं। आज जो ये आप लोगों ने नव निर्माण कराया है, इस नव निर्माण में चौधरी भजन लाल जी की प्रतिमा का अनावरण भी जरूर होना चाहिए और उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा वो भी हमारी सरकार शानदार प्रतिमा के लिए भी मैं कहूँगा कि उसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। आदित्य चौटाला भाई उसका भी विशेष ध्यान रखे, ये काम भी आपने कराना है, सरकार उसका पैसा भी आपको उपलब्ध कराएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भाई अपने समाज के महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश को समय समय पर ऐसा महान कार्य किए, ऐसा योगदान राजनीति में रहा कि उनके योगदान के कारण जब हमारे प्रदेश में 66 के बाद बहुत कम काम हुआ करते, तब एक बड़ी सोच के साथ चौधरी साहब ने काम करके दिखाया। 36 बिरादरी के नेता के रूप में हरियाणा प्रदेश में वो पूजे गए, उनकी शान शौकत बनी। भाइयों, आज उन्हीं का वंशज हमारे बड़े भाई कुलदीप का बेटा बहुए भी बिल्कुल साथ में बना के आपने भेजा। भाइयों, मैं वादा कर रहा हूँ कि उस छोरे का टैलेंट देख के बोल रहा हूँ कि बापू से भी ज्यादा टैलेंटेड छोरा है, भगवान कसम। उसकी सोच है भले 25-26 साल का हो, मगर 50 साल के समझदार व्यक्ति की तरह वो अपने काम को अंजाम देता है। उस बच्चे का हुनर वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। समाज के लोगों को कहूँगा, ऐसे हीरो को तराशने में, अपने आशीर्वाद को देने में कोई चूक मत करना, कोई चूक मत करना। बढ़िया बच्चे, अच्छे बच्चे, चाहे कोई भी हो, अगर समाज में वो निकल के आगे आते हैं तो सारे समाज को फक्र होता है। और इसलिए मैं बहुए की तरफ से भाई कुलदीप जी को कहूँगा कि कुलदीप जी, एक जो बहुए मारे पे काम देगा 20 करोड़ रुपए, मैं यूँ कहूँ भाई उनमें से 50 लाख रुपए के काम तू भी हो जा भैया खातर कि भाई इसमें का आप यहाँ लगा दो, बदल तो मैं दूंगा। दे दिया, शुक्र दिया।
भाई मैंने एक की आवृत्ति 50 से उसके गाय के खाते दूंगा, डेढ़ कर दिया ना खारे दो और ना मारा एक, इसलिए डेढ़ हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, धनेश्वर यूनिवर्सिटी में प्रतिमा की थी ना, हाँ यहाँ लगवाने की बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ भी तो दो, देख भाई जितनी मेरी सीमा चौधरी साहब मैं उतनी बोल लूँ ठीक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं तो जब खड़ा आता भाई कुछ ना कुछ इधर से भी लो और इधर से भी लो, लेकर थारा काम बढ़िया हो जाए उसकी चिंता मैंने करनी थी। एक तो आपकी फिरने का काम मुझे लगता है कि हम लोग नेक्स्ट वीक में ही, क्यों एक्शन साहब अगले हफ्ते में शुरू कर दोगे। आदित्य चौटाला होगा, नारियल तोड़ के जाओगा और इस फिरनी का 4.5 करोड़ रुपए की लागत से जो बन रही है। और आपके तो रास्ते लेकर आया था आदित्य भाई, बोला भाई डांडा साहब मेरे हल्के के खेतों के रास्ते हैं। मैंने कहा आदित्य भाई चिंता मत कर, तेरे भाई ने जमा करते जमीन में तो लिकड़ कैड़ा के खड़ा हूं, अपने आप को बोला बढ़ना हो अलग बात, नहीं तो कोई फालतू सा तो बोली बूझ बना नहीं सकता है ना। पहले मैंने कहा तू संघर्षशील छोरा है भाई हमारा और संघर्ष कर रहा है, तेरा संघर्ष, तेरा स्वभाव, तेरा भाई व्यवहार वो जनता में जब हम तेरा नाम लेते हैं तुम्हारे सामने आ रहा है। जब भी तेरा नाम ले ताड़ी ठुका है, इसका मतलब साफ हो गया कि भाई तू जन नेता है। और भाई से जन नेता के लिए जो भी काम पंचायत डिपार्टमेंट के नाते और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के नाते भाई आदित्य कोई भी लेकर आओगा, डांडा की कलम उस पर पक्का चलेगी और नायब साहब की कलम भी चलवाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी चलवाने में पीछे नहीं हटेंगे। और फिर भी कड़ी कमी रहेगी तो हमारे दौरे भाई कुलदीप बिश्नोई बैठा, हरियाणा प्रदेश की राजनीति का सितारा है, ऐसे ठप्पे मरवाओगे तेरे हल्के के काम पार जाओगे, चिंता करने की बात नहीं। भाई बलकौर जी बैठे, बलकौर भी भाई हमारा पुराना साथी है, पुराना भाई है। देखो संघर्ष करते हैं जो लोग भाई उनकी कदर भी करनी चाहिए। देख भाई बलकौर तेरे से भी कहा था कि तू काम ले आना, तो ले भी आया और मैं भी उन्हें सिरे चढ़ाने में कसर नहीं छोड़ूंगा। कल न रात न जाके तेरी कहीं फाइल निपटानी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग संघर्ष करिए, लोगों की सेवा करिए। राजनीति में हम लोग आयस करने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति में सेवा करके लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने की और अच्छे कानून बना के हमारे समाज को आगे लेके जाने के लिए और इस भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए सब लोग एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सेवा हमारे समाज को नई बुलंदियों तक लेकर जाएगी, ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी और हमारा समाज समृद्ध समाज बने, बहुत मजबूत समाज बने। और इस मजबूत समाज को मैं फिर आपके और हमारे बीच के जो बहुत समय हो गया, आप भी बहुत देर से बैठे हुए थे, इस समय की समाप्ति को समापन की ओर लेकर जाते हुए उन्हें गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना प्रेरणा दाई उनके विचारों से कुछ सीखते हुए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपना स्थान लेना चाहूंगा। बोले भारत माता के, बोले गुरु जम्बेश्वर महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डांडा साहब। आज 29, एक बारी मेरी दरख्वास्त एक बारी बैठ जाए। आज ऐतिहासिक दिन है, 29 तारीख है और इसी मंच पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी शख्सियतों के सपूत बैठे हैं। चौधरी भजनलाल जी के पुत्र और चौधरी देवीलाल जी का पुत्र, और मैं कुलदीप जी का भी अपने दिल की गहराइयों से
आज का समय देने पर इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और एक बात कहना चाहूँगा सबके सामने,